बैंकॉक के एक हाई स्कूल में अचानक एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। जो भी स्टूडेंट इन्फेक्ट होता है वो खून का प्यासा मॉन्स्टर बन जाता है। शांत सा दिखने वाला स्कूल अब कत्लखाना बन चुका है। बचे हुए कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। स्कूल के सभी रास्ते ज़ॉम्बीज ने रोक रखे हैं, इसलिए वो लोग इधर उधर छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। भागते हुए एक लड़के पर ज़ॉम्बी झपट पड़ता है। वो उसे काटने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सैम पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो किसी तरह उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है और जैसे ही एक लोहे की रॉड से उसका सिर फोड़ने वाली होती है, तभी उसका एक दोस्त उसे रोक देता है। यहाँ हमें पहला बेवकूफी भरा इंसान देखने को मिलता है। खैर, सैम बिना कुछ सोचे ज़ॉम्बी को मार देती है। वहीं दूसरी ओर सारा और उसके दोस्त एक क्लासरूम में छिप जाते हैं। जब तक ज़ॉम्बीज उन्हें ढूंढ पाते, सारा अपनी टीचर को कॉल करती है। उसकी माँ पिछले 6 महीने से कोमा में है और अभी जो हालात है, सारा का बाहर जाना नामुमकिन है। इसलिए वो अपनी टीचर से माँ का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करती है। टीचर को पता था कि सारा के स्कूल में कुछ तो हुआ है, लेकिन हालात इतने खराब होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही फोन करता है, टीवी पर न्यूज आने लगती है। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है और इसकी वजह सारा के स्कूल में फैला ये खतरनाक वायरस है। टीचर टीवी देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर वो मुड़कर हॉस्पिटल के कमरे में जाती है और एक लोहे का बॉक्स खोलती है। उसके अंदर एक अजीब सा इंजेक्शन रखा हुआ था। इसके बाद वो सारा की माँ को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। क्लासरूम के बाहर ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। सारा और उसके दोस्त बचकर बालकनी के किनारे पर छिप जाते हैं। इत्तेफाक से सैम और बाकी लोग भी सामने वाली बालकनी में ही मौजूद थे। सैम के साथ एंडी भी था, जो सारा का सगा छोटा भाई है। वो अपने फोन से सामने मौजूद सारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उन्होंने 2 बातें भी नहीं की थी कि अचानक एक लाश उनके सिर के ऊपर से नीचे गिरती है। ये जगह भी सेफ नहीं थी, इसलिए दोनों ग्रुप्स ने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी में जाकर मिलेंगे। वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो शायद वहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन अभी हर तरफ ज़ॉम्बीज का पहरा था। वो इस भीड़ से बचकर वहाँ कैसे पहुंचेंगे? सब लोग बालकनी से छिपते हुए स्कूल की बिल्डिंग के पीछे पहुंच जाते हैं। सभी बहुत डरे हुए थे और बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। तभी लंबे बालों वाली मियाँ लगातार अपने पापा को कॉल करने लगती है कि पहने हुए लिली गुस्से में उसका फोन छीनने जाती है, लेकिन छोटे बालों वाली जेन उसे रोक लेती है। मियाँ इस बात की परवाह ही नहीं कर रही थी कि फोन की आवाज से ज़ॉम्बीज आ सकते हैं और सब मारे जा सकते हैं। उनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज की भीड़ थी। अगर उन्हें लाइब्रेरी जाना है तो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाना होगा। तभी क्रिस को अपने बैग में रखा हुआ ब्लूटूथ स्पीकर याद आता है। वो कहता है कि अगर हम स्पीकर को हॉल में रखकर उसकी आवाज फुल कर दें तो सारे ज़ॉम्बीज उधर चले जाएंगे। ऐसा करने से हम आसानी से लाइब्रेरी पहुंच जाएंगे। ये प्लान सबको एकदम सही लगता है, लेकिन अब सवाल ये था कि अपनी जान खतरे में डालकर स्पीकर हॉल तक कौन ले जाएगा? ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। सब अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। आखिर में लिली से ये सब देखा नहीं गया। उसने मन ही मन सबको डरपोक कहा और स्पीकर उठाकर सीधा हॉल की तरफ निकल पड़ी। उसे ऐसे जाते हुए देखकर बाकियों की तो जैसे जान में जान आ गई। सिर्फ जेन ने अपना फोन निकालकर लेटेस्ट न्यूज चेक की। अभी तक ये वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार ने उस इलाके की बिजली और पानी काटने का फैसला किया और फोन नेटवर्क भी बंद कर दिए। उधर लिली की किस्मत अच्छी थी, रास्ते में उसे एक भी ज़ॉम्बी नहीं मिला और वो आसानी से हॉल तक पहुंच गई। उसने स्पीकर को जमीन पर रखा और जैसे ही उसका बटन दबाया, तभी अचानक लिली बुरी तरह से डर जाती है। वो घबराकर अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन राहत की बात यह थी कि वहाँ कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही चैन की सांस ली, तभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर एक परछाई दिखाई दी। लिली की तो जैसे जान ही निकल गई। शुक्र है कि शायद ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा था। वो दबे पाव धीरे धीरे वापस लौट आई। सारी तैयारी होने के बाद क्रिस ने अपने फोन के ब्लूटूथ से गाना प्ले कर दिया। गाना सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज पागल हो गए और तेजी से हॉल की तरफ भागने लगे। ग्राउंड में मौजूद ज़ॉम्बीज ने भी आवाज सुनी और वो भी हॉल की तरफ दौड़ पड़े। अनजाने में ही सही, लेकिन इस वजह से सारा की टीम के लिए रास्ता साफ हो गया। सारा समझ गई कि जरूर सैम की टीम नहीं, ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाया होगा। उसने तुरंत सबको बुलाया और वो सब लाइब्रेरी की तरफ भागने लगे, लेकिन टीम में निक के पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी स्लो हो रहे थे। उसके साथ भाग रहे बॉब ने उसे अपनी पीठ पर उठाने का फैसला किया, लेकिन तभी निक ने देखा कि बॉब की पीठ पर खून लगा हुआ है। बॉब, तुम्हारी पीठ पर खून क्यों है? क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। इस आवाज से पेड़ पर सो रहा एक ज़ॉम्बी जाग गया। वो सीधा पेड़ से नीचे गिरता है और पागलों की तरह उन दोनों के पीछे भागने लगता है। बॉब निक को पीठ पर उठाकर तेजी से अपने दोस्तों की तरफ भागता है, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। पीछे से आ रहा ज़ॉम्बी उनके ऊपर कूद पड़ता है। बॉब तो किसी तरह ज़ॉम्बी को पीछे धक्का दे देता है, लेकिन बेचारे निक की किस्मत खराब थी। ज़ॉम्बी ने सीधे उसके पैर पर एक जोरदार बाइट मार दी। बॉब फिर भी निक को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे पकड़कर रोक लिया। बॉब उन्हें छुड़ा तो नहीं पाया, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ज़ॉम्बीज को पास आते देख बाकी लोग बॉब को जबरदस्ती खींचकर लाइब्रेरी के अंदर ले गए। थोड़ी ही देर में सैम की टीम भी वहां पहुंच जाती है। दोनों टीम्स सही सलामत मिल चुकी थी। कुछ लड़कों ने मिलकर भारी सामान से मेन दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। सारा अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था। जाहिर है सरकार ने अपना काम काफी अच्छे से किया था। तभी चश्मे वाले लड़के को कोने में एक रेडियो रखा हुआ मिलता है। उसमें से बीच बीच में कोई न्यूज सुनाई दे रही थी। न्यूज में बता रहे थे कि वायरस को और फैलने से रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के पूरे इलाके को सील कर दिया है और आज रात 8:30 बजे इस इलाके की बिजली और पानी काट दी जाएगी। लेकिन सरकार ने लोगों को बचाया है और उन्हें ऊंची इमारतों पर जाने के लिए कहा है। सरकार उन्हें ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगी। ये खबर सुनकर सबके चेहरों पर एक उम्मीद जग जाती है। सैम सबको बिल्डिंग की छत पर ले जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन सारा कहती है कि रुको, हमें पहले ये खबर स्कूल के बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए। इस बात से कुछ लोग तो सहमत थे, लेकिन कुछ इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर ये खबर सबको पता चल गई तो बाकी बचे हुए लोग भी लाइब्रेरी की तरफ भागेंगे और अगर उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज की भीड़ भी आ गई तो क्या होगा। इस बात पर पूरी टीम 2 गुटों में बंट गई और उनमें बहस होने लगी, लेकिन सारा अपनी महानता दिखाते हुए किसी की भी परवाह किए बिना सीधे ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ निकल गई। पूरी टीम में सिर्फ कैप्टन
केप वाली लिली समझदारी की बात कर रही थी। कुछ लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं और माइक ऑन करते हैं। सारा अनाउंस करती है कि बाकी लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार करने के लिए किसी ऊंची बिल्डिंग पर चले जाएं। लेकिन ये बताने के बाद सारा ये भी बताने वाली थी कि वो लोग कहाँ छिपे हैं। तभी सैम तुरंत माइक बंद कर देती है। वो सारा को समझाती है कि अगर लोग यहाँ आए और उनके साथ ज़ॉम्बीज़ भी आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन सारा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और दोबारा माइक ऑन करके सब कुछ बता देती है। उसकी बात खत्म होते ही 8:30 बज जाते हैं और स्कूल की बिजली और पानी एकदम टाइम पर कट जाते हैं। शुक्र है कि वहाँ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी जिससे वो लोग थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। बाहर भी जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। बिना लाइट के सारे ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में गायब हो गए और जिन लोगों ने लाइब्रेरी वाला अनाउंसमेंट सुना था उनके चेहरों पर भी एक उम्मीद आ गई। वो सभी बस लाइब्रेरी की तरफ ही देख रहे थे। स्कूल में भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था और ये लोग लाइब्रेरी में फंसे थे। लंबे बालों वाली मिया बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसे पता था कि नेटवर्क नहीं है, फिर भी वो स्कूल के गेट पर स्टॉल लगाने वाले अपने पापा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। मिया के पापा चल नहीं सकते थे। वायरस फैलने के बाद से मिया उनकी वजह से बहुत टेंशन में थी। छोटे बालों वाली जेन मिया के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे मिया और भड़क जाती है। मिया को पता था कि जेन के पापा एक बड़े ऑफिसर है, इसलिए जेन का उसे इस तरह समझाना मिया को एक मजाक लग रहा था। ये सब देखकर केप वाली लिली को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ती है और मिया का हाथ पकड़कर उसे सीधा दरवाजे की तरफ खींच ले जाती है। वो कहती है, अगर तुम्हें अपने पापा की इतनी ही फिक्र है तो खुद जाकर उन्हें ढूंढ लो। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। लिली की इस हरकत से छोटे बालों वाली जेन बहुत गुस्सा हो गई। वो गुस्से में आगे आकर लिली को बुरा भला कहने लगी कि उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। अगर बाकी लोग उन्हें नहीं रोकते तो उन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो जाती। इसके बाद जिम मिया के पास जाता है और उसे प्यार से समझाता है। जिम काफी स्मार्ट था, इसलिए उसकी मीठी मीठी बातों से मिया शांत हो जाती है। जिम का ये केयरिंग अंदाज देखकर पास खड़ी सारा भी उसे ही घूरती रह जाती है। लेकिन ये सब देखकर सैम को थोड़ी जलन होने लगती है। तभी एंडी सबको खिड़की के पास बुलाता है। वो अपने नाइट विजन कैमरे से एक अजीब चीज देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बीज़ को किसी ने कोई ऑर्डर दिया हो और वो सब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हम लोग इतनी देर से बाहर वेट कर रहे थे। तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। कल तुम सबके साथ कुछ काम था। आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? खैर, रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के गश्त लगाने का टाइम पास आ रहा था। सैम सबसे कहती है कि वो लोग अलग अलग जाकर हथियार ढूंढें और टाइम पर यहाँ वापस आ जाएं। जब बाकी सब वहाँ से चले गए तो सैम ने जिम को रोका। उसने जिम को वार्निंग दी कि वो सारा से दूर रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसे हालात में भी इन लोगों का लव ट्रायंगल चल रहा है। जिम भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने सैम की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसी बीच बाकी सभी लोग अपने लिए हथियार ढूंढ रहे थे। लिली की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसे एक टूल बॉक्स मिल गया। तभी चश्मे वाले लड़के ने देखा कि सारे ज़ॉम्बीज़ तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहे थे। ज़ॉम्बीज़ की एक बड़ी भीड़ लाइब्रेरी की तरफ ही आ रही थी, लेकिन सारे दरवाजे तो पहले ही बंद कर दिए गए थे। फिर ये ज़ॉम्बीज़ अंदर कैसे आ रहे थे? सब लोग इसी सोच में परेशान थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक ज़ॉम्बी सफाई करने वाली गाड़ी को धकेलते हुए अंदर आ रहा है। क्या आप मानेंगे कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इन लोगों को अपनी पुरानी आदतें याद है? जीते जी मजदूरी कम थी क्या, जो मरने के बाद भी काम कर रहे हैं? कुछ डालियां साफ कर रहे हैं तो कुछ पोंछा लगा रहे हैं। इन ज़ॉम्बीज़ के पास चाबियां हैं तो उनका दरवाजा खोल लेना कोई हैरानी की बात नहीं है। हर जगह काम करने वाले ज़ॉम्बी है, इसलिए सबको छिपने का रास्ता ढूंढना होगा। जिमी और एमी ज़ॉम्बी से बचने के लिए खिड़की से कूदकर हॉल में जाने की सोचते हैं। जिमी पहले बाहर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही एमी नीचे उतरने वाली होती है अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डर के मारे एमी अपने पैर वापस खींच लेती है। इस बीच डेस्क के नीचे छिपी लिली और बाकी लोग भी काम रहे थे। जैसे ही ज़ॉम्बी उन्हें देखने वाला था उनका मसीहा आ गया। लाइब्रेरी के ज़ॉम्बीज़ भी उधर ही चले गए। पूरी बिल्डिंग के ज़ॉम्बी पागल हो गए थे। जेन जल्दबाजी में ज़ॉम्बी के हमले से बच रही थी, लेकिन उसका पैर फिसला और एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। और इस सबकी असली जिम्मेदार एमी अभी भी अपना बजने वाला फोन फेंकने को तैयार नहीं थी। उनकी तेज आवाज के कारण ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े थे। बाकियों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन शुक्र है कि सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक गया था। लाइब्रेरी का चक्कर लगाने के बाद एमी उसी खिड़की के पास वापस आई। बाहर आते ही उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी जेन के पैर को चबा रहा है। जेन को अपने सामने बुरी तरह मरता देख एमी डरकर भागने लगी, लेकिन फोन की घंटी अभी भी बज रही थी, जिससे पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज़ बाकी लोगों के भी करीब पहुंच गए। बेन, जो कल सैम को नहीं बचा पाया था, अब ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए आगे आया। दूसरी तरफ लियो और उसके दोस्तों को घायल जेन मिली। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और हिल भी नहीं पा रही थी। लिली जानती थी कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए उसने बाकी दोनों को जाने के लिए कहा, लेकिन रेयान जो जेन के काफी करीब था उसने एक न सुनी। इसलिए लिली ने भी ज्यादा परवाह नहीं की और खुद वहां से निकल गई। रास्ते में ज़ॉम्बी से बचते बचाते वो आखिरकार बाकी लोगों से मिल गई। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उनका पीछा करते हुए पार्किंग तक आ गई। कुछ लड़कों ने पूरी ताकत से फायर एग्जिट के दरवाजे को बंद कर दिया। जब तक कि बाकी लोग ऊपर नहीं चले गए तब जाकर उन्होंने दरवाजा छोड़ा। सबको लगा कि ज़ॉम्बी सीढ़ियों पर ही है, लेकिन तभी जाने पहचानी फोन की घंटी बजी और चौराहे से ज़ॉम्बीज़ की एक और बड़ी भीड़ आ गई। उन डरावने ज़ॉम्बीज़ को देखकर एमी डर के मारे सुन्न रह गई। बाकी सभी लोग बगल वाली सीढ़ियों में छिप गए, लेकिन एमी को अपने दोस्तों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो बिना हिले डुले खड़ी रही और फोन बजता रहा। आखिर में सबने राहत की सांस ली। जब ज़ॉम्बीज़ ने पीछा करना छोड़ दिया तो सबने सीढ़ियों पर आराम किया। बाकी सब तो चुप थे, लेकिन बेन बहुत गुस्से में था। कल ही सैम की मौत हुई थी और आज रात उसने अपनी आंखों के सामने एमी को मरते हुए देखा था। इन घटनाओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने पास खड़े केविन पर चिल्लाते हुए कहा कि अगर उसने उसे नहीं रोका होता तो वो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को चीरते हुए एमी को बचा लेता। तभी किसी का ध्यान बेन के हाथ पर गया, जिस पर चोट का निशान था।
केविन को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई छूत की बीमारी हो। बेन के चेहरे पर निराशा छा गई। दूसरी तरफ जेन भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। पास खड़े लियो और पीटर एकदम सदमे में थे। शुक्र है लियो समय रहते होश में आ गया। इधर बेन के मामले में कुछ और ही बात सामने आई। केविन ने देखा कि चोट ज़ॉम्बी के काटने जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें कांच का टुकड़ा फंसा था। ये बस एक मामूली खरोंच थी। लगता है सब बेमतलब ही डर रहे थे। कुछ लोग आसानी से छत पर पहुंच गए। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आया। पीछे खड़े जेक ने देखा कि ज़ॉम्बीज करीब आ रहे हैं। वो तुरंत छत पर भागा ताकि अपने दोस्तों को वहां से भागने के लिए कह सके। लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर से गोलियों की बारिश होने लगी। जो ज़ॉम्बी अभी ऊपर आए थे वो छल्ली हो गए। अगर जेक और बाकी लोग जल्दी नहीं भागते तो वो भी मारे जाते। भले ही उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ऊपर छत पर जाना सेफ नहीं था, इसलिए सभी वापस पार्किंग की तरफ चले गए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एमी थी। उसे इस हाल में देखकर बेन आगे बढ़ा। उसे अब भी यही लग रहा था कि एमी की मौत का जिम्मेदार वही है। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, अचानक सब लोग चौंक गए। असल में बास्केटबॉल टीम के 4 खिलाड़ी अनाउंसमेंट सुनकर वहां आए थे। उन्होंने बिना कोई बात किए सीधा बताया कि पीछे ज़ॉम्बीज हैं, जल्दी भागो। बेन का चेहरा पीला पड़ गया था और बाकी लोग उसे खींच कर ले गए। एक खिलाड़ी ने एमी को तड़पते देखा और उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। बेन ने ये नजारा देख लिया था। दोनों ग्रुप्स के मिलने के बाद वे जिम की तरफ भागे। वहां एक वेंडिंग मशीन थी जिसमें बहुत सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स थे जो उनकी एनर्जी वापस लाने के काम आ सकते थे। नैन्सी को एक मेडिकल किट मिल गई और उसने बेन के घाव साफ किए, लेकिन बेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब एमी को मारने वाला कुल्हाड़ी वाला लड़का स्नैक्स देने आया, तब भी बेन चुप रहा। वो बस खून से सनी कुल्हाड़ी को घूरता रहा। उसके दिमाग में बार बार एमी के मारे जाने का सीन चल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उन खिलाड़ियों के लीडर माइक के पास एक बंदूक थी। सबको हैरान देखकर माइक ने खुद ही बताया कि वो और उसका साथी ग्लेन बास्केटबॉल के अलावा शूटिंग क्लब के मेंबर्स भी हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो ज्यादा गोलियां नहीं ला पाए। इसके अलावा माइक ने यह भी कहा कि बंदूक का ज्यादा फायदा नहीं है। पहला, ज़ॉम्बीज के सिर पर ही निशाना लगाना जरूरी है, और दूसरा, गोली की आवाज सुनकर और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। ग्लेन ने जेसन और बाकियों को सच्चाई समझाते हुए कहा कि अब सरकार से कोई उम्मीद मत रखो। वो अनाउंसमेंट दरअसल सबको छत पर फंसाने की एक चाल थी। वायरस के फैलते ही सबसे आसान तरीका यही होता है कि इलाके को सील करके हर जिंदा चीज को खत्म कर दिया जाए। कोई भी उन्हें बचाने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अगर वायरस बाहर फैल गया तो कुछ भी हो सकता है। ये बात सुनकर सबका छत पर जाने का ख्याल मन से निकल गया। लिली गुस्सा हो रही थी कि निक की अनाउंसमेंट की वजह से सारे ज़ॉम्बीज जो पहले ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे थे वो अब लाइब्रेरी की तरफ आ गए हैं। ज़ॉम्बीज के ऐसे फैल जाने से उनकी मुसीबत बढ़ गई थी। माइक ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता कि ज़ॉम्बी ऑडिटोरियम में जा रहे थे। एंडी ने ये सब रिकॉर्ड किया था, इसलिए उसने कैमरा निकालकर सबको वीडियो दिखाया। माइक और ग्लेन ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। दरअसल कल उन्होंने भी ज़ॉम्बीज की कुछ अजीब हरकतें देखी थी और छुपते छुपाते ऑडिटोरियम तक गए थे। ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ ने एक ज़ॉम्बी को घेर रखा था, जैसे कोई बड़ी प्लानिंग हो रही हो। पकड़े जाने के डर से वे ज्यादा पास नहीं गए, लेकिन जिसे बीच में घेरा गया था वो पक्का उन ज़ॉम्बीज का लीडर था। अगर सरदार को खत्म कर दिया जाए तो बात बन सकती है। अगर वे उस ज़ॉम्बी बॉस को मार दे तो शायद कुछ बदल सकता है। निक और लिली को ये बात अजीब लगी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी ज्योग्राफी स्टूडेंट एलेक्स ने अपना दिमाग लगाया। उसने नोटिस किया था कि ज़ॉम्बीज की स्पीड का मौसम से कनेक्शन है। बीती रात जब तापमान 10 डिग्री था तो ज़ॉम्बी काफी स्लो हो गए थे, लेकिन दिन में जब पारा 30 डिग्री के पार गया तो वो फिर से तेज हो गए। बाकियों ने भी सोचा तो बात सच निकली, इसलिए सबने फैसला किया कि वे रात को ठंड बढ़ने पर ही ऑडिटोरियम जाएंगे। तभी नैन्सी को एहसास हुआ कि बेन कहीं नहीं है। केविन तुरंत हथियार लेकर जिम से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि बेन कुल्हाड़ी से एक खिलाड़ी पर हमला कर रहा था। एमी को मारने वाला वो कुल्हाड़ी वाला लड़का पहले ही जमीन पर गिर चुका था। केविन ने जल्दी से बेन को पीछे खींचा, लेकिन बेन बहुत गुस्से में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। ज़ॉम्बीज के आने के डर से केविन को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ा। बेहोश बेन को बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। निक और बाकी लोग जल्दी से लियो का खून रोकने में लग गए और जिस खिलाड़ी से बेन उलझा था उसने बताया कि बेन कुल्हाड़ी से मेन गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि ज़ॉम्बी अंदर आ सके। उसे रोकने के चक्कर में ही चोट लग गई। ये साफ था कि वो सबको मारना चाहता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब केविन ने सच बताते हुए कहा कि बेन को बचपन से ही डिप्रेशन की बीमारी थी। वायरस फैलने से ठीक पहले ही उसकी दवा बंद हुई थी। सैम और एमी की मौत ने उसे गहरा सदमा दिया होगा, जिससे उसकी हालत फिर से बिगड़ गई है। अब अंधेरा हो चुका था। माइक और जेसन ऑडिटोरियम चेक करने जा रहे थे। एंडी को वीडियोग्राफी आती थी, इसलिए वो भी उनके साथ गया। सभी छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे और जैसा सोचा था ज़ॉम्बीज ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ नैन्सी जो जिम में रुकी थी, बेन की फिक्र में जब सब व्यस्त थे, उसने छुपके से स्टोर रूम की चाबी चुराई और दरवाजा खोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि उसने बेन की रस्सियां भी खोल दी। अब बेन बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसने कहा कि अब इंसानों का वक्त खत्म हो गया है और ज़ॉम्बी बनना ही एक बेहतर इवोल्यूशन है। ऐसी पागलपन भरी बातें सुनकर नैन्सी भी बुरी तरह डर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। जब नैन्सी का दम घुटने लगा तो अचानक बेन को होश आया। नैन्सी ने रोते हुए बेन से वही रुकने की विनती की, लेकिन उसने एक न सुनी और सीधा स्टोर रूम से बाहर चला गया। रास्ते में जाते हुए बेन ने देखा कि उस कुल्हाड़ी वाले लड़के की नसें सूज रही है। ये इस बात का संकेत था कि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। इधर माइक और जेसन की टीम ऑडिटोरियम की दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वे खिड़की से छुपकर ज़ॉम्बीज की हरकतों पर नजर रख रहे थे। एंडी अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज ने एक बूढ़ी औरत को घेरा हुआ है। माइक के मुताबिक यही उनकी बॉस थी।
बाकी ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए चीजें दे रहे थे। जब बूढ़ी औरत खा लेती तभी बाकी ज़ॉम्बी बचे हुए खाने पर टूट पड़ते। इस डरावने नजारे को देखकर सबकी रूह काम गई। वहीं दूसरी तरफ जिम में रुके लोगों ने देखा कि कुल्हाड़ी वाला लड़का ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके सिर में अब भी कुल्हाड़ी फंसी हुई है। वे भागकर स्टोर रूम में गए, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ नैन्सी मिली जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये साफ था कि ये सब बेन का किया धरा है। अपने साथी की ये हालत देखकर एक खिलाड़ी का गुस्सा फूट पड़ा और वो बंदूक लेकर जिम से बाहर दौड़ गया। इस बीच बेन कैंपस में घूम रहा था। दूर से ज़ॉम्बीज के झुंड को देखकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ऑडिटोरियम तक भी पहुंच गई, जिससे माइक और बाकी लोग भी चौकन्ने हो गए। ज़ॉम्बीज बेन तक पहुंचते उससे पहले ही कुल्हाड़ी वाले लड़के की मौत का बदला लेने वाला खिलाड़ी वहां पहुंचा। उसने बेन पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन निक और बाकियों के रोकने की वजह से गोली सिर्फ बेन के पैर में लगी। गोलियों की आवाज से ऑडिटोरियम के ज़ॉम्बी भी अलर्ट हो गए। माइक और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। केविन और बाकियों ने मिलकर उस खिलाड़ी को काबू में किया और फिर बेन को उठाने के लिए दौड़े, लेकिन ऑडिटोरियम से वापस आ रहे माइक और उसकी टीम को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया। ग्लेन ने बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ज़ॉम्बीज की गिनती बहुत ज्यादा थी। एंडी और बाकियों को बचाने के लिए ताकि वो अपने शरीर से ज़ॉम्बी की भीड़ को रोक सके, आइक को भी एक ज़ॉम्बी ने नीचे गिरा दिया। शुक्र है केविन उन्हें बचाने वापस आ गया, जिससे वो दोनों बच निकले ज़ॉम्बी के घेरे से। लेकिन जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली, आइक ने अपनी बंदूक केविन पर तान दी। असल में उसे पहले ही एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पास खड़े पागल बॉब को देखकर आइक ने गुस्से में कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिर वो अचानक मुड़ा और केविन से पूछने लगा कि क्या उसे बंदूक चलानी आती है। हाँ सुनने के बाद उसने गोलियों से भरा अपना बैकपैक केविन की तरफ फेंक दिया। और फिर सबसे मजेदार सीन आता है। इतना खूंखार इंसान भी आखिर तक जिंदा नहीं बच पाया। सच में बेवकूफी भरी दया ने इसकी जान ले ली। ज़ॉम्बी वायरस के फैलने का सच अब सामने आ गया था। एक अमीर बिजनेसमैन ने हमेशा जवान रहने के लिए एक इमॉर्टलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था। स्कूल के मिस्टर स्मिथ ने अपना पहला प्यार बचाने के लिए स्कूल के ही सफाई कर्मचारियों और गार्ड्स पर इंसानी तजुर्बे किए। उसने अमर जेलीफिश नाम के एक जीव से सेल निकाले और उन्हें लोगों के शरीर में डाल दिया, लेकिन उसमें मौजूद पैरासाइट्स को साफ न करने की वजह से लोग इन्फेक्ट हो गए और भयानक ज़ॉम्बी बन गए। सारा और केविन ने लैब से ये सारा सच जान लिया था। असल में सारा की माँ को एक अमीर बिजनेसमैन ने काम दिया था। वो चाहता था कि वो एक ऐसी दवा बनाए जिससे शरीर के सेल फिर से जवान हो जाए। वो बिजनेसमैन अमर नहीं होना चाहता था, बस इंसानी उम्र की हद पार करना चाहता था। इसके लिए उसे अपने बेटे का खून भी बदलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं थी। शुरुआत में रिसर्च सही चल रही थी, लेकिन उस बिजनेसमैन का बेटा वहाँ गड़बड़ करने आ गया। लैब में असिस्टेंट को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। असिस्टेंट ने खुद को बचाने के लिए हड़बड़ी में एक्सपेरिमेंटल दवा की एक आधी भरी बोतल उठाई और सीधे उस अमीर लड़के की गर्दन में घूमती। जाहिर है उस अमीरजादे से पंगा लेने के बाद असिस्टेंट का बचना भी नामुमकिन था, लेकिन उस दवा के असर से अमीरजादे की हालत बिगड़ने लगी। बिजनेसमैन का वो इकलौता बेटा था और उसे उसके खून की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए उसने दोनों भाई बहनों की जान की धमकी देकर सारा की माँ को काम जल्दी खत्म करने को कहा। उसे भरोसा दिलाने के लिए सारा की माँ ने वो अधूरी बनी दवा खुद को लगा ली। हालांकि ऐसा करने से उस बिजनेसमैन को उसकी वफादारी का यकीन हो गया, लेकिन ये वैक्सीन बनाना सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। जल्दी ही सारा की माँ के शरीर में भी लक्षण दिखने लगे और एक दिन वो अमीरजादा कोमा में चला गया। उसे एहसास हो गया कि अब उसके पास कम समय है। उसे डर था कि उसके कोमा में जाने के बाद वो आदमी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने काम पूरा करने के लिए मिस्टर स्मिथ का नाम आगे कर दिया। मिस्टर स्मिथ मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनका पहला प्यार थी और जॉन असल में उन्हीं का बेटा था। उनकी हालत और मजबूरी जानने के बाद मिस्टर स्मिथ के पास रिसर्च जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने जेलीफिश के सीरम को पूरी तरह से साफ किए बिना ही लोगों को लगाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये भयानक वायरस फैल गया। उन्होंने कंप्यूटर पर सारा को बताया कि लैब में एक साफ और बिना इन्फेक्शन वाला सीरम रखा है जिससे सारा की माँ और उस अमीर लड़के का इलाज हो सकता है। ये सच जानकर सारा आग बुला हो गई। इस पूरी तबाही की असली गुनहगार उसकी अपनी माँ और उसके टीचर ही निकले। उसका तो मन कर रहा था कि सब ज़ॉम्बी बन जाए और किस्सा ही खत्म हो जाए, पर केविन ने सारा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने लॉकर खोला और सच में उसे वो साफ सीरम मिल गया। अब इस तबाही को रोकने का बस यही एक आखिरी रास्ता था। उन्हें किसी भी तरह इसे स्कूल से बाहर ले जाना होगा। और दूसरी तरफ सैम और बाकी लोगों को जब पता चला कि सफाई वाली आंटी ही ज़ॉम्बी क्वीन है, तो उन्होंने उसे पकड़ने का प्लान बनाया ताकि वो बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके। ज़ॉम्बी मरने से पहले वाले अपने रोज के काम दोहराते हैं। उन्होंने पहले ही उसकी आदतें नोटिस कर ली थी। उन्हें पता था कि वो रोज सुबह जल्दी ही काम की जगह पर पहुंच जाती है, इसलिए सबने पहले से ही हर रास्ते पर छिपकर पोजीशन ले ली और तौलियों का इस्तेमाल करके इशारे तय कर लिए। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि बाकी ज़ॉम्बी भी अपने काम पर पहुंचने वाले थे। और जब सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तभी ज़ॉम्बी क्वीन बन चुकी सफाई वाली आंटी बिल्डिंग में आ पहुंची। रास्ते पर नजर रखे पीटर ने उसे अंदर जाते देखा और जोर से तौलिया हिलाकर बाकियों को तैयार रहने का इशारा किया। सभी लोग इशारा मिलते ही अपनी अपनी जगह पर आ गए। वो झटपट टूल रूम की तरफ भागे ताकि उसे पकड़ सके, क्योंकि वो यहीं से अपना काम शुरू करती थी। बाकी ज़ॉम्बी के आने से पहले उन्हें उसे जिंदा पकड़ना था, लेकिन किसे पता था कि ठीक उसी वक्त केविन और सारा लैब से बाहर निकला। सीढ़ियों के पास अचानक उनका सामना सफाई वाली आंटी से हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों ही अपनी जगह सुन पड़ गए। सारा को याद था कि पिछली बार भी वो यही मिली थी, तो उसने कुछ बोलकर उसे चेक करना चाहा, लेकिन उधर से कोई रिएक्शन नहीं मिला। सारा की आवाज सुनकर पास छिपे जॉन और बाकी लोग घबरा गए। एक तो उन्हें सारा की फिक्र थी और दूसरा बाकी ज़ॉम्बी भी जल्द ही आने वाले थे, इसलिए जॉन तुरंत गैलरी में भागा और जानबूझकर आवाज करने लगा ताकि ज़ॉम्बी आंटी का ध्यान भटक जाए। सारा भी समझ गई कि ये उसके भाई की आवाज है। बाहर निकलते ही उसने देखा कि ज़ॉम्बी जॉन की तरफ बढ़ रही है। वो उसे बचाने के लिए पीछे भागी। शुक्र है केविन ने उसे सही समय पर खींच लिया, इससे वो आंटी सीधा उनके जाल में फंस गई। सभी ने तुरंत बाहर निकलकर ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा लिया और फिर अपने प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बी के हाथ पैर जकड़ लिए। लेकिन एमी, जिसे सिर पकड़ना था, वो दरवाजा लॉक करने चली गई, जिससे ज़ॉम्बी का सिर खुला रह गया। वो बस टॉम के पैर पर काट
काटने ही वाली थी कि तभी एक झटके में उसने उसे पीछे धकेला और ज़ॉम्बी के सिर पर लगातार गोलियां चला दी। सभी लोग ये नजारा देखकर सन्न रह गए। सैम ने तो गुस्से में आकर केविन को जोरदार लात मारी। उनका सारा बनाया हुआ प्लान इसने चौपट कर दिया था। लेकिन बाद में शांत होने पर गलती केविन की भी नहीं थी, क्योंकि उसे उनके इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी गैलरी से फिर से आवाजें आने लगी। बाकी ज़ॉम्बी भी एक एक करके बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे और अपने काम की जगहों पर जा रहे थे। सच में मरने के बाद भी मजदूरी करना कितनी बुरी बात है। कमरे में छिपे सभी लोगों की हालत खराब थी, क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी थे। बाहर निकलने का मतलब मौत को दावत देना था। उन्होंने किसी तरह स्टोर रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। सैम की नजर तभी सारा की जेब में रखे सीरम पर पड़ी। सारा कुछ बोल पाती उससे पहले ही लिली ने वो सीरम उसके हाथ से छीन लिया। उस पर उस अमीर लड़के का नाम लिखा देखकर वे और हैरान हो गए। सैम ने तुरंत इमॉर्टलिटी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। सारा भी चौंक गई कि उसे ये सब कैसे पता। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि सैम भी उसी अमीर लड़के के दोस्तों में से एक था। जब ये हादसा हुआ तो वो वहीं मौजूद था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बाकी सब लोग एकदम कंफ्यूज थे। सबने जोर डाला तो सारा को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। ये सुनकर एमी भड़क गई। वो पहले ही सदमे में थी और जब उसे पता चला कि ये सारा वायरस सारा की माँ की वजह से फैला है तो वो जॉन और सारा पर बुरी तरह चिल्लाने लगी। शायद उसे अंदाजा था कि सब ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, इसलिए सारा चुप रही। आखिर में केविन ने उसे बचाते हुए कहा कि वो लोग लैब से जेलीफिश का सारा डेटा ले आए हैं। अगर वो इसे किसी रिसर्च सेंटर को दे दे तो जल्द ही इसका एंटीडोट बन सकता है। दूसरी तरफ सारा की माँ और मिस्टर स्मिथ को उस बॉस ने किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। मिस्टर स्मिथ ने जब वो सीरम सारा की माँ को लगाया तो बॉस ने उन्हें अलग कर दिया। टेस्ट करने पर पता चला कि सारा की माँ के शरीर में सेल तेजी से बढ़ रहे हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसका मतलब था कि उस सीरम ने अपना असर दिखा दिया था। बॉस वो सीरम अपने बेटे के लिए चाहता था, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 2 सीरम बनाए थे। एक सारा की माँ को लग चुका है और दूसरा स्कूल की लैब में छूट गया है। मिस्टर स्मिथ ने अब कुछ नहीं छिपाया और बता दिया कि स्कूल में वायरस उसी सीरम की वजह से फैला है। उस बॉस को उन मासूम बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस किसी भी तरह वो सीरम चाहिए था। मिस्टर स्मिथ ने शर्त रखी कि सीरम लाते वक्त वो उनके दोनों बच्चों को भी बचा कर लाए। ये मुश्किल तो था, लेकिन रिसर्च पूरी करवाने के लिए बॉस से बात मांग गया, पर उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ 2 ही लोगों को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि सरकार ने क्वारंटीन एरिया से किसी के भी बाहर आने पर रोक लगा दी थी। 2 लोगों को भी बाहर लाना एक बहुत बड़ा रिस्क था। स्कूल की बिल्डिंग में फंसे हुए लोग अभी भी बाहर निकलने का प्लान सोच ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर से टक्कर हुई। पीटर और बाकी लोगों ने देखा कि एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अपना टूल लेने आया था। इन ज़ॉम्बीज के पास दिमाग तो होता नहीं है। अगर वो अंदर नहीं आया तो वो यूं ही दरवाजा पीटता रहेगा, जिससे और भी ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएंगे। अब दोपहर हो चुकी थी और गर्मी बढ़ रही थी। गर्मी से ज़ॉम्बी और भी खूंखार हो जाते हैं। सब घबराहट में कोई रास्ता सोच रहे थे। खुराफाती दिमाग वाले पीटर की नजर ज़ॉम्बी आंटी पर पड़ी तो उसे एक आइडिया आया कि इस ज़ॉम्बी क्वीन का खून अगर किसी को लग जाए तो वो एक खास ज़ॉम्बी बन जाएगा। बाहर वाले ज़ॉम्बी उससे डरेंगे, लेकिन इस अजीब तरीके के लिए उन्हें किसी एक इंसान को खुद को ज़ॉम्बी बनाना पड़ेगा। चुपचाप खड़ी सारा उसकी बात समझ गई। उसने मेडिकल बॉक्स से एक सिरिंज निकाली और उस आंटी का थोड़ा सा खून निकाल लिया। अब बस उसे ये खून अपने अंदर डालना था और वो एक खास ज़ॉम्बी बन जाएगी। ये देखकर जॉन तुरंत उसे रोकने आगे आया, पर बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये सारा डेटा बहुत जरूरी था। ये लोगों की जान बचा सकता था। अगर कोई आगे नहीं आता तो सब खत्म हो जाता। तुम कैसे कह सकते हो कि सब खत्म हो जाएगा? तुम सबको बाहर निकाल सकते हो। अगर कोई और ये नहीं करेगा तो मैं करूंगी। सारा ने अपने भाई को आखिरी अलविदा कहा और इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी केविन ने अपनी बंदूक तान दी और सारा को इंजेक्शन नीचे रखने को कहा, लेकिन सारा जानती थी कि वो गोली नहीं चलाएगा। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने वाली थी, जॉन ने झपट कर उसे दूर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। घबराहट में केविन ने गोली चला दी। इस तेज आवाज ने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को अलर्ट कर दिया और वो पागलों की तरह आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें समझ आ गया कि अब वो वहां नहीं रुक सकते, इसलिए वो कमरा छोड़कर बाहर भागे। लेकिन सीढ़ियों पर पहले से ही ज़ॉम्बी भरे पड़े थे, तो उन्होंने मुड़कर छत की तरफ दौड़ लगा दी। बचाओ! सभी लोग दरवाजा रोके हुए थे, लेकिन ज़ॉम्बी बढ़ते ही जा रहे थे और इसी मुश्किल घड़ी में मिस्टर स्मिथ का हेलीकॉप्टर स्कूल पहुंच गया। उसे देखकर सारा ने तुरंत सीरम बाहर निकाला। सारा और सीरम को देखकर मिस्टर स्मिथ ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारा। 3 लड़कियां तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागी, लेकिन उन्होंने सिर्फ सारा को अंदर लिया और बाकी दोनों को बाहर ही रोक दिया। लिली और एमी की आंखों में गुस्सा भर गया जब उन्होंने सुना कि टीचर जॉन को बुला रहे हैं, तो सैम ने जॉन से वहां भागने को कहा। मानना पड़ेगा कि इस वक्त सैम ने एक असली मर्द वाला काम किया। अरे वो लोग बचाने आ गए हैं, लेकिन आधा रास्ता भागने के बाद जॉन रुक गया। उसने पीछे अपने दोस्तों को लड़ते हुए देखा। वो उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता था? पास खड़ी गुस्से में भरी एमी का भी दिमाग खराब हो चुका था। उसने ज़ॉम्बी वाला वो खून निकाल लिया और सोचा कि अगर वो नहीं जा सकती तो कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। फिर हेलीकॉप्टर उड़ गया और वो सब छत पर ही छूट गए। दूर जाते उस हेलीकॉप्टर को देखकर उनके पास बस बेबसी ही बची थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। उस अमीर लड़के को सीरम मिलने के बाद उसके सेल नॉर्मल हो गए, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। तभी एक आदमी ने आकर खबर दी कि सारा और मिस्टर स्मिथ गायब है और उन लोगों के जाते ही सारा की माँ भी कोमा से बाहर आ गई, लेकिन उसकी बाई आंख में एक अजीब सी नीली चमक थी। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज की पूरी कहानी। मेरा रिव्यू ये है कि एक्टिंग वगैरह सब ठीक थी, लेकिन इसके सीन और कहानी काफी एवरेज लगे और इसमें कुछ ज्यादा ही इमोशनल ड्रामा था। बस इंसानी स्वार्थ को दिखाया गया है। अगर ऑल ऑफ अस आर डेड जैसी मास्टरपीस बनानी है तो एक अच्छी स्क्रिप्ट और बेहतरीन एक्टिंग दोनों की जरूरत होती है। तो चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त और मैं आपके लिए ऐसी ही ज़ॉम्बी फिल्में लाता रहूंगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।